हैं आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है एमपी पुलिस एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 24 जून से लेकर अब तक जितने भी आपके शिफ्टों में पेपर हुए हैं, जिस जिस दिन भी आपको देखने को मिला कि बिल्कुल प्रश्न जो है अल्टर तरीके से पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़े से हार्ड लेवल के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि नया जो पैटर्न है, नए पैटर्न के आधार पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमने उसी के आधार पे ये जो है क्लास आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आप लोगों के आगामी दिनों में जिनका भी पेपर 1, 2, 3 या आगामी 4, 5, 6 किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है जुलाई में, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पैटर्न है बिल्कुल बदला हुआ है। आपको पता है, जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, आप उनसे पता कर लीजिए कि प्रश्नों का लेवल क्या है, ठीक है। और अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल जिस तरीके के प्रश्न और जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि सुबह में ये क्लासेज आपको 4 बजे प्रोवाइड होगा, तो बिल्कुल हम सुबह में हाज़िर हैं और बिल्कुल आपका ये जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह में आप लोगों का ये क्लासेज आने वाली है, तो सुबह का क्लास यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त मेरी क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह के 4 AM पे अगर आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है तो बिल्कुल आपका सपोर्ट मिलना चाहिए उसे, ठीक है। अभी दोपहर में भी आपके क्लासेज आएंगे और शाम में भी आएंगे आगामी दिनों के लिए जिनका भी पेपर है, उनके लिए ये क्लासेज बिल्कुल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक सीट पक्का करने के लिए, ठीक है। तो चलिएगा हम पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, अस्पतालों में घाव साफ करने और ड्रेसिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2SO2 H2O2 का उपयोग किया जाता है। घाव पर डालते ही इसमें से झाग निकलने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ प्रश्नों के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि आपका राइट उत्तर ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है, जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके राइट उत्तर आने चाहिए जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ऑक्सीजन गैस का तेजी से मुक्त होना, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की जो है आवश्यकता सबसे अनिवार्य होती है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे के राइट उत्तर क्या होने वाला है, आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताते चलो। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की जो है आवश्यकता सबसे अनिवार्य होती है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे आयरन अर्थात लोहा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। कह रहा है कि किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, जो मादा एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है और जिसमें मरीज के प्लेटलेट्स तेजी से गिरता है, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं आप। तीसरा नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपको पता है कि वो कौन से मच्छर हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा रोग है जिसे प्लेटलेट्स तेजी से गिरता है। तो जब डेंगू होता है उसी समय तो प्लेटलेट्स तेजी से गिरता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। मानव खोपड़ी
में कुल हड्डियों की संख्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो ये प्रश्न। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, मैं कहूँगा कि एक बार आप पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लो। मैंने हर एक प्रश्न रखा हुआ है, वो हिंदी का हो, जीके का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने वाला है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की जो संख्या है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 22 हड्डियाँ हैं, उनके बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना था तो आपका भी बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय मानसिक चिकित्सालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने पाँचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है शासकीय मानसिक चिकित्सालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ग्वालियर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ग्वालियर शहर। अगर आपने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का जो है मुफ्त इलाज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर बताएंगे कि कितने रुपया का मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है 5 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, जहां देश की जो है पहली वाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगा है, तब जाके आपके बीच हम सुबह के 4 AM पे रामबाण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं, ठीक है। और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन्हें बताया है रीवा, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की जो है भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और जनता के बीच कड़ी के रूप में काम करने वाली महिलाएं कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और जनता के बीच कड़ी के रूप में काम करने वाली महिला कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आशा कार्यकर्ता, बिल्कुल राइट उत्तर है, आशा कार्यकर्ता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आरोग्य शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हिंदी का प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से इसके जवाब देने होंगे। प्रश्न में बोला गया है आरोग्य शब्द का सही और सटीक विलोम निम्नलिखित में से क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप बताने की कोशिश करोगे। आरोग्य का जो विलोम हो जाएगा ये होता है रुग्ण या अस्वस्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले शब्द उपचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले शब्द उपचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइएगा। उपचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए 4 शब्द होता है, उसके पहले जो लगा हुआ है उप, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए उत्तर आया है तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। क्वेश्चन आपके सामने है 11,
11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए, मैंने बताया है समास विग्रह करते समय कभी भी आपको ध्यान देना है रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त। तो ये कौन सा कारक होगा? तो जब भी कारक चिन्ह आता है जैसे से, में, पर, का, के, की, तो ये तत्पुरुष को दर्शाता है, तो अपादान तत्पुरुष ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की जो है वर्तनी पूरी तरीके से शुद्ध है। देखिएगा, वर्तनी शुद्ध से रिलेटेड आप लोगों से एग्जाम हॉल वाला प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखना, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा हम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल मिस न करें। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूरी तरीके से शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आप देख लो, औषधि कहाँ लिखा गया है? औषधालय लिखा है, तो औषधालय कौन सा सही है? औषधालय, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है किसी दुर्घटना के समय यदि किसी व्यक्ति का जो है बहुत अधिक खून बह जाता है और उसका ब्लड ग्रुप जांचने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, आपको जांचने का समय नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति को ओ निगेटिव जो है ब्लड दे सकते हैं, इसमें कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ओ निगेटिव ब्लड किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अस्पताल के वार्डों में कीटाणु शोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सही जो है रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अस्पताल के वार्डों में कीटाणु शोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो जिन्होंने बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ जाकर पूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी की जाती है? तो ये तो आपको पता है कि छोटी आंत में पूरा होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्षय रोग से बचाव के लिए नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सी टीका लगाया जाता है? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। और अगर आपने अब तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, तो बिल्कुल आपका दायित्व तो बनता है। कोई व्यक्ति सुबह के 4 AM पे आपका जो है एग्ज़ाम है और वो मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल आप उसे सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो इस क्लास को लाइक एक तो ज़रूर कर लीजिएगा और आपका आगामी दिनों में किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। BCG अगर आपने बताया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है एक्सरे मशीनों और CT स्कैन रूप के बाहर काम करते समय रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए अस्पताल स्टाफ को किस धातु से बने प्रपन या शील्ड का उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने है 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लेड या शीशा, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला जो है चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है जिसकी जो है स्थापना वर्ष 1946 में इंदौर में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है जिसकी स्थापना वर्ष 1946 में इंदौर में हुई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि भारत सरकार द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थापित है? मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल उद्योग स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा पीथमपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के अधिकार के अंतर्गत प्रदान करता है? क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21वें का राइट उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। शारीरिक शब्द की सही और शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है? शारीरिक शब्द का सही और शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। अगर आपको लगता है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर शारीरिक, तो बिल्कुल ये सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अमृत शब्द का सही परिभाषी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत शब्द का सही परिभाषी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताने हैं। अमृत शब्द का सही परिभाषी, तो अमृत को क्या बोला जाता है? पीयूष। बिल्कुल ये सही उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, जो कभी बूढ़ा न हो इस पूरे वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताओगे सभी लोग? जो कभी बूढ़ा न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और आप लोग अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम आपके लिए स्पेशल क्लासेस जो है लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ से आपको डेली प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में सीधे पूछे जा रहे हैं। तो अजर जो बोला जाता है, जो कभी बूढ़ा न हो सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा दिए जाने वाले जो है परामर्श शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा दिए जाने वाले परामर्श शब्द का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अपारमर्श, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक
सरकारी अस्पताल में 120 बेड हैं, यदि वर्तमान में 85% बेड मरीजों से भरे हुए हैं तो अस्पताल में कितने बेड खाली हैं? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, और बहुत नॉर्मल प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़े से यहाँ पे दिमाग लगाते हैं तो। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मैं 5 सेकेंड का समय दूंगा गणित के प्रश्नों के लिए, ताकि 5 से 10 सेकेंड का समय दूंगा, ताकि आप खुद से जितने प्रश्नों को सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे सभी लोग। जैसे देखिए, हमें पता है कि मान लेते हैं कि टोटल 100% लोग हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कह दे कि इसमें से 85% लोग जो है आ चुके हैं, मतलब 85% बेड भर चुका है, तो कितने परसेंट बेड बचा होगा? 15%। यही तो आपको थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाना था कि अगर 85% बेड भरा हुआ है तो 15% नहीं भरा होगा, यही हमें निकालना है। 15% कितने का? तो टोटल लोग हैं 120 बेड है, और इसमें से 15% नहीं भरा है, यही हमें वैल्यू निकाल देना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 3 मर्द में, 5 के पहाड़े में 2 मर्द में, 2 के पहाड़े में 6, तो 6 3 18 बेड जो है अभी खाली हैं। यही हम लोगों से पूछा गया था, कितने बेड खाली हैं? तो 18 बेड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जो है एक मेडिकल स्टोर संचालक 450 में एक जो है थर्मामीटर खरीदता है और उसे 540 में बेच देता है, उसका लगभग प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत हमें बताना है लगभग में। क्वेश्चन नंबर जो है 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। एक मेडिकल स्टोर संचालक 450 रुपये में एक थर्मामीटर खरीदता है और उसे 450 में बेच देता है, 550 में बेच देता है। आप देखो, आप सबसे पहले कि 450 में कोई सामान खरीदोगे और 540 में बेचोगे, 450 में किन के 540 में बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट कितना का हुआ? 90 रुपये का हुआ। 450 में खरीदोगे 450 में और 540 में बेचोगे तो 90 का प्रॉफिट होगा। कितने पे? तो 445 पे। जितना पे खरीदा जाता है उसी पे लाभ हानि होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 9 के पहाड़े में 9 5 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 1 में 9 10, ये 5 के पहाड़े में हो जाएगा कितना? 5 दूना के 10, अर्थात 10 दूना का 20% जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, थोड़ा बहुत प्रश्न आपको घुमा रहा है, ध्यानपूर्वक आप समझोगे तो आप आसानी से कर लोगे। 5 संख्याओं का औसत जो है 40 है, यदि इनमें से एक नई संख्या 70 और जोड़ दी जाए तो सभी 6 संख्याओं का नया जो है औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याएं हैं, औसत जो है 40 है, अर्थात 5 × 40 करेंगे तो टोटल योग मिल जाएगा 4 5 20, 200। इसने कहा यदि इसमें से एक नई संख्या 70 और जोड़ दी जाती है, इसमें एक संख्या नई जो है 70 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा कितना? 270। इसने कहा तो सभी 6 संख्याओं का नया औसत, तो 6 संख्याओं को मिलाओगे तो 270 है और बट्टा में 6 है, तो 6 से भाग दे दो, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा कितना? 5 6 5 30, अर्थात ये तो दोनों बिल्कुल गलत हो गए और बच गया ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 45, ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक नर्सिंग स्टाफ 12,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष बाद उसे कितना रुपया ब्याज के तौर पे मिलेगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है ये। चक्रवृद्धि ब्याज खास करके ज़्यादा जो है लड़कों को प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है इसे स्पेशल यहाँ पे रख दिया है, ताकि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में किसी तरीके के डाउट नहीं होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे आप लोग तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप समझोगे तो 12,000 है
और 10% का जो है चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। आप काट लोगे 10/100%, है जगह तो बटा 100। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया है तो इस पे 1 रुपया ब्याज लग जाएगा, अर्थात ये रुपया जो है अगले साल 11 हो जाएगा। अगर 10 रुपया है तो ये अगले साल 11 हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया। ये 10 का 100 हो जाएगा, ये 11 121 हो जाएगा। अगर आप 100 रुपया दे रहे हो, ये 2 साल बाद 121 हो रहा है, ठीक है। अर्थात ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है, 21%। हमें जो है यहाँ पे पता चल गया कि अगर देख किसी भी राशि को अगर आप दे रहे हो 10% पे, तो ये 2 वर्षों में 21% आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो 12,000 रुपया दिए हो, ठीक है, 21% इसका निकाल लो, आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 दूना का 42 का 2 हो जाएगा, 21 से कम है 21 और 4 25, हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं और अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए सुबह के 4 AM पे हम हाजिर हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दायित्व तो बनता है कि आप बिल्कुल सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, इसमें कहीं से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ए अनुपात बी ये दिया है हमें, तो हम लिख देंगे ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3। फिर बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 4:5, तो यहाँ पे 4:5 लिख देंगे। अब यहाँ से ये खाली है तो यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे, यहाँ पे खाली है तो 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 दूना का 8, 3 चौका 12 और 3 पचे 15 हो जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि 15 लेबर किसी सफाई कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि इसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कराना हो तो कुल कितने सहायकों की जो है आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। देखिए हमने बताया है MDS वाला फार्मूला। M मतलब कितने लोग हैं, 15 लेबर हैं, किसी कार्य को साफ़ करने में 6 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। पर इसी को जो है साफ़ करना है तो हमें 2 दिनों का समय लगाना है। तो कितने व्यक्ति का उपयोग करेंगे ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे मैन पता नहीं है, तो ये 2 के पहाड़े में 3 वर्त में कट जाएगा, 15 तिया 45 अगर लोग हम लगा देते हैं तो ये काम जो है बिल्कुल 2 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि एक वृत्ताकार मेडिकल कैंप के मैदान की त्रिज्या जो है 14 सेमी, इसके मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए इसकी परिधि कितनी होनी चाहिए, बताइएगा। वृत्ताकार, देखिए एक वृत्ताकार मेडिकल कैंप है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर जो है बाण लगाने के लिए इसकी परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। आप क्या करोगे, 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना दिया है 14। यहाँ से काट दोगे 7 दूना का 14, तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 में 22 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88 मीटर जो है इसकी परिधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न की सरल कीजिए। आपको जो है ये प्रश्न को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 33 को, ठीक है। सरल तरीका मतलब छोटा इसका वैल्यू हमें निकाल देना है। जो भी आपको तरीका पता है आप अपने तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे। आपको पता है सबसे पहले छोटा कोष्ठ को हल किया जाता है, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में लिखा है तो माइनस यहाँ पे भाग दे दोगे, 10 3 दूना का 6 20 हो जाएगा, 20 3 60, ठीक है।
20 में से 3 घटाएंगे हमें मिल जाएगा 17। इसके पहले आ जाओ, कितना लिखा है 38, तो 38 में से फिर क्या करना पड़ेगा 17 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 21। 21 के अब यहाँ से आ जाओ, इसके पहले क्या लिखा है माइनस का 45, तो 45 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा 24। मुझे लगता है कि बहुत आसान था, आप आसानी से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और अंत में जो है सबसे लास्ट वाले को सॉल्व करना है, अर्थात आपको समझ में बिल्कुल आसानी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक एम्बुलेंस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, इसकी गति को मीटर पर सेकेंड में जो है आपको मेज़र करके बताना है कि कितना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसकी चाल है। ठीक है, तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़े से आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है, मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर में हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आपको 5/18 से गुणा कर देना है उसमें। अगर मीटर पर सेकंड देता और बोलता किलोमीटर में चेंज करो तो 18/5, इसी का उल्टा करना पड़ता था। ठीक है, ये 18×5 = 90, 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5×5 = 25 मीटर पर सेकेंड जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 तीनों से पूरी तरीके से विभाज्य हो। क्वेश्चन नंबर 35वें का राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अपना दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है, तो ज़िंदगी में आपको याद रखना है कि जब भी कोई बोले छोटी सी छोटी संख्या तो उसका लेते हैं LCM, छोटी से छोटी संख्या के लिए LCM और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए HCF। तो इन तीनों का LCM अगर आप निकालोगे तो आप काट सकते हो 3 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, तो कटता नहीं है, उसी तरीके से रह जाएगा। अगर आप इसको फिर से 5 से काटते हो तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 तो कटेगा नहीं, और ये 5 एकम में 5 कट जाएगा ना, और ये 5 चौका 20, फिर 4 से कटेगा, 4 एकम में 4, फिर 4 एकम में 4, 3 5 15, 15 चौका 60। वह छोटी से छोटी संख्या है जो है 60 है, जो 12 से भी विभाज्य है, 15 से भी विभाज्य है और 20 से भी विभाज्य है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, और इसमें आप कभी भी किसी तरीके की गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे थे, तो जिन्होंने भी अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगामी दिनों में किसी भी दिन होने जा रहा है तो आपके लिए स्पेशल क्लासेज यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, सुबह, शाम और दोपहर, तो बिल्कुल हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।